हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखेंगे सेट नंबर 7। इस सीरीज की पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ का जो हमारा नया बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि मैथ फाउंडेशन है। अगर आप मैथ बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो वह बैच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान 5। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ए कॉस थीटा और प्लस क्या है आपका बी साइन थीटा। गौर से अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में जो है वो आपका कॉस थीटा का कॉफिशिएंट ए है और साइन थीटा का कॉफिशिएंट क्या है बी है। और अगला बार जो मान दिया होगा ना, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइन थीटा का कॉफिशिएंट, अब वह किसके साथ आ जाएगा, कॉस के साथ आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो अगला डाटा है वह होगा बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, और इसका मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3 दे रखा है। ठीक है, यही क्वेश्चन का आपका पैटर्न ही बनता है। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि कॉस और साइन प्लस में रहेगा माइनस में पूछेगा, माइनस में रहेगा प्लस में पूछेगा, और माइनस प्लस दे करके फिर आपसे इसका रिलेशन भी पूछा जा सकता है, जैसा इस क्वेश्चन में किया गया है। इसमें पैटर्न क्या रहता है कि पहली बार जो कॉस थीटा का, यहाँ जो कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट होगा, अब वह कॉफिशिएंट साइन थीटा के साथ आ जाएगा, और जो साइन थीटा के साथ कॉफिशिएंट है वह किसके गुना में आ जाता है, वह आपका कॉस के गुना में, और एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस। अब इसमें हम लोगों से यह पूछा गया है कि इन दोनों के बीच जो है ए और बी के बीच सही संबंध क्या होगा, मतलब इसके मदद से बताना है ए और बी के बीच सही संबंध। तो देखिए ए और बी क्या है, साइन और कॉस का कॉफिशिएंट है। तो संबंध यहाँ क्या बनता है, संबंध आपका यहाँ पे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो इसका मान है 5, 5 का स्क्वायर प्लस जो इसका माइनस वाला का मान है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 34, 25 और 9 34। तो संबंध क्या यहाँ से बन के निकला, संबंध बन के निकला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है वो 34 के बराबर हो जाएगा, यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। मान लीजिए हम आपसे कहे कुछ इस प्रकार से ए साइन थीटा, ठीक है, गौर से देखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मान जो है आपका क्वेश्चन में दे रखा है सी। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे आ गया साइन थीटा के गुना में बी, तो बी साइन थीटा और चिन्ह भी बदलेगा माइनस ए कॉस थीटा, इसका मान जो है यहाँ पे दे रखा है डी। अब आप बताइए कि ए बी और सी डी में सही संबंध क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सही संबंध हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों कॉफिशिएंट के वर्गों का योग, ए और बी ही दिख रहा है ना इस तरफ, यह जो होगा इसके सामने का जो वैल्यू है उसके बराबर, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। तो कभी कभी क्या करता है कि इसका मान पूछ देगा, इसका मान देकर के इसका मान पूछ देगा, तो जिसका मान पूछेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी का मान पुट करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड यह आपका सवाल है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का जो सेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल है हमने एडवांस पोर्शन से उठाया है, और वह वैसे सवाल जो लगातार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बोला है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, यानी हमें बताना है कि यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह किसी भी द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण जो भी है उसके एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं चिन्हों के साथ, जो एक्स के गुना में होगा उसको बी के साथ, और जो बच गया ना उस पूरे को हम लोग क्या मानते हैं सी। एक्स स्क्वायर के गुना में जो होगा वह ए, जो एक्स के गुना में होगा वह बी, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा जो बच जाता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आपको पता करना होगा मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, क्या पता करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स अगर पता करना होगा कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो 2 वैल्यू एक्स का निकलेगा जिसको आप अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान किस तरीके का होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोग बी के मान से पिछले दिन वाले सेट में किए थे। इसका मूल का प्रकृति कहने का मतलब वह वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, और मूल जो है वह समान होगा कि असमान होगा, यह चीज हमें इसमें बताना होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता होता है,
तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग डी का मान चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविधकर। डी निकलता कैसे है? डी निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा वह ए का मान, जो एक्स के गुना में होगा वह बी का मान, जो कॉन्स्टेंट होगा वह सी का मान। तो हम डी का मान निकालते हैं, और डी का मान अगर क्या है, लेस देन जीरो आ गया, जीरो से छोटा आ गया। जीरो से छोटा कहने का मतलब कि डी का मान अगर नेगेटिव आ गया, जीरो से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव, तो डी का मान अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मूल क्या हो जाएगा? मूल जो होगा वह आपका काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा? आपका मूल जो होगा वह आपका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, मूल इसका काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक मतलब रूट के भीतर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। लेकिन अगर डी का मान जो है वो आपका क्या आ गया? जीरो के बराबर आ गया, उस केस में क्या है, इसका मूल जो है होगा वह आपका वास्तविक मूल होगा, और वास्तविक होने के साथ साथ मूल जो होगा वह समान होगा। कहने का मतलब अल्फा बीटा का दो वैल्यू आएगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। और अगर डी का मान ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आने का मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो डी का मान अगर जीरो से बड़ा आता है, इसका मतलब कि इसका जो मूल होगा वह वास्तविक तो होगा ही, लेकिन मूल अलग अलग, यानी अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकल के आएगा, यानी कि असमान। यही तीन चीज है जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ध्यान रखना होता है। तो जब भी मूलों की प्रकृति पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम डी का मान निकालेंगे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पे बताइए क्या होगा? जो एक्स के गुना में होगा, तो एक्स के गुना में तो यही वैल्यू है, तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर का मान। भाई b का मान तो यही है ना जो x के गुना में, तो b का जो मान है उसका स्क्वायर करिए, तो दो का स्क्वायर 4 और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या करेंगे? हम d का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac तो 4 गुना a का मान क्या है? a का मान जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा, तो a का मान है 2 गुना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर गुना 1। तो 4ac करेंगे तो 4 एकम 4 दूना 8, 8 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकल के आएगा। समझिए, रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, ध्यान से समझिएगा। b का मान क्या है सर? b का मान है 2 प्लस क्यू, तो 2 प्लस पी, 2 प्लस पी, टू इंटू पी प्लस क्यू है। तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? इसका स्क्वायर दो कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर 4, और इधर p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आगे 4ab करना है, तो 4 गुने a के जगह 2 इंटू पी प्लस क्यू, तो 4 दूना 8 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगा। अब गौर से देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा? यहाँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस में है और यह माइनस में है, तो 4 p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में से 8 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा? -4 में से 8 माइनस करेंगे -4, तो -4 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आया। यानी जो वैल्यू आया वह क्या है? जो वैल्यू आया वह नेगेटिव है। तो डी का मान आपका नेगेटिव है, इसका मतलब कि जब डी का मान नेगेटिव होता है तो मूल क्या हो जाता है? काल्पनिक। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब संख्या देता है तब तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इस केस में भी हम क्या किए? बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान निकाले तो यह नेगेटिव आया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है? मूल इसका जो होगा वह आपका काल्पनिक हो जाएगा। अगला देखिए, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल है, 2/3 और -1/2। दो मूल कहने का मतलब कि अल्फा, एक मूल तो अल्फा हो जाता है, तो अल्फा का मान क्या है? 2/3, और दूसरा मूल को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है आपका -1/2। द्विघात समीकरण को सोल्व करिएगा तो एक्स का जो दो वैल्यू आता है उसी में से एक को अल्फा, दूसरा को बीटा कहते हैं। अभी जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से दिया है, तो अल्फा और बीटा से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? ठीक है, द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर तो यह आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मूल दे रखा है तो फिर हम लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? तो दो तरीका होता है। एक तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल इंटू 0। एक तो यह तरीका होता है। या फिर इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समीकरण बनाना है तो एक्स तो चाहिए, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। जब हम ऑप्शन का फॉर्म देखें तो हमें लगा कि इस तरीके से इक्वेशन बनाना ज़्यादा ठीक होगा, तो आइए इस तरीके से बनाते हैं। एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा के जगह पहला वैल्यू जो एक्स का है 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे x माइनस बीटा, बीटा के जगह -1/2, तो -1/2 यानी +1/2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 0। कैलकुलेट करिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे गुना, तो 3x माइनस क्या होगा 3x माइनस 2 इंटू नीचे में क्या है इस पूरे के बट्टा में 2, सॉरी इस पूरे के बट्टा में 3 जो इसका एलसीएम है 3 इंटू इधर देख लीजिए 2x + 1, जब कैलकुलेट करिएगा तो यही आएगा ना 2x + 1 और इस पूरे के बट्टा में क्या होगा 2 = 0। अब 2 तिया 6, 6 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 2 इंटू इधर आपके पास बचेगा 2x + 1 = 0। आंसर क्या हो जाएगा 2x + 1 और 3x माइनस 2, 2x + 1 और 3x माइनस 2, विकल्प सी आंसर होगा ना। इसमें देखिए 2x + 1 है और 3x माइनस 2 है, विकल्प सी हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इस पे भी इस इक्वेशन को अगर बनाते हैं, अल्फा के जगह 2/3 और बीटा के जगह -1/2 रखते हैं, फिर भी आपका यही वाला इक्वेशन आएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देख लीजिए क्या बोला है। बोला यह है कि 11 भुजा वाले बहुभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अतिव्यापी यानी कि बिना ओवरलैप करने वाले त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अगर 11 भुजा वाला कोई भी पॉलीगन है ना, बहुभुज है ना, तो जितना भुजा वाला पॉलीगन होगा उससे 2 कम त्रिभुज हमेशा बनता है। तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 11 - 2 यानी कि 9 त्रिभुज हो जाएगा। अगर 11 भुजा वाला बहुभुज है तो उसके भुजाओं को शीर्षों को जोड़ करके कुल मिला के 9 ट्रायंगल ही बनाया जा सकता है। जैसे देखिए 4 भुजा वाला अगर कोई आकृति है तो कितना त्रिभुज उसमें बनेगा 4 - 2 यानी कि 2 त्रिभुज उसमें बनेगा। जैसे देख लीजिए 4 भुजा का आकृति क्या है, 4 भुजा का आकृति आपका चतुर्भुज होता है। इसमें शीर्षों को जोड़िए तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस शीर्ष के साथ इस शीर्ष को जोड़ेंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका, सॉरी इस शीर्ष के साथ जब इसको जोड़ेंगे तो 2 ट्रायंगल, एक यह वाला ट्रायंगल और एक यह वाला ट्रायंगल, यही 2 ट्रायंगल तो बनेगा। तो 4 भुजा वाला अगर आकृति है तो उसमें कितना ट्रायंगल बनेगा 2 ट्रायंगल। अब बोलोगे कि सर इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, तो अब क्या किया आप ओवरलैप कर गए, इस लाइन के ऊपर आ गए हैं, तो ओवरलैप आपको नहीं करना है, बिना ओवरलैप किए हुए कितना ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अगर 5 भुजा वाला कोई आकृति है तो 5 - 2 यानी कि कितना ट्रायंगल आप बना सकते हैं बिना ओवरलैप किए हुए 3 ट्रायंगल बना सकते हैं। और इसी से किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला भी निकलता है n-2 × 180 डिग्री ना, किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री इसलिए लिखते हैं क्योंकि 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, और भुजा जितना होगा उससे 2 कम ट्रायंगल ही आपका बनेगा। जैसे 11 भुजा होगा तो 9 ट्रायंगल बनेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं 9 × 180 हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब भी सवाल ऐसा रहे कि 11 भुजा 10 भुजा मतलब भुजाओं का संख्या दे दे कि n भुजा वाले एक पॉलीगन में शीर्षों को जोड़ करके कितना त्रिभुज बनाया जाएगा, आंसर होगा n-2। आगे चलिए, बोला है दिए गए वृत्त में व्यास AB को, व्यास AB क्या है, AB आपका व्यास है, ध्यान रखिएगा AB आपका व्यास है, इसका मतलब कि यह केंद्र बिंदु से होके गुजर रहा होगा तभी तो व्यास होता है। व्यास कहने का मतलब क्या होता है, व्यास कहने का मतलब होता है कि वृत्त की त्रिज्या जो कि आपका परिधि के दोनों बिंदु को व्यास है ना, हाँ, तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, त्रिज्या का आपका 2 गुना हो जाएगा AB। आगे अब बोला है कि व्यास AB को P पर विस्तारित किया गया, ठीक है, इसको बढ़ा के P तक लाया गया। आगे CD जीवा को मिलाने के लिए बढ़ाया गया, CD जीवा है इसको मिलाने के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया। यह जीवा है, व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है जो कि आपका केंद्र बिंदु से गुजरता है। यदि रेखाखंड AP CP DP की लंबाई 12 8 6, AP का लंबाई कितना है 12 यानी A से P तक 12, तो जब भी इस तरीके का केस बनता है ना तो इसमें एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है, AP, यहाँ देखिए इसको लीजिए A से लेकर के P तक, AP × BP बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा C से P तक यानी CP × DP। इसको आप याद कैसे रखिएगा, इसको याद रखने का तरीका है, ऐसा कुल मिला के 3-4 कॉन्सेप्ट आपका बनता है और हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको याद रखना है, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। क्या याद रख सकते हैं, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। जैसे इसको देखिए एक रेखा तो यही है, तो इसका बड़का कहने का मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक मतलब AP, और छोटका कहने का मतलब कि वृत्त के बाहर का हिस्सा, छोटका कहने का मतलब वृत्त के बाहर का हिस्सा। तो A से लेकर के P तक गुना करेंगे और फिर गुना करेंगे बाहर वाले B से लेकर के P तक। यह जो होगा फिर इसके उसी तरह से C से ले बड़का यानी C से P तक और छोटका यानी D से P तक इसके बराबर।
मान क्या दे रखा है, एपी का, एपी सीपी डीपी, एपी का मान 12, एपी का मान कितना है 12, सीपी का मान कितना दे रखा है, सीपी का मान 8 दे रखा है, और आगे देख लीजिए डीपी का मान कितना है, डीपी का मान आपका 6 दे रखा है। हमें क्या बताना है, विड्थ की त्रिज्या। तो विड्थ की त्रिज्या निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीपी का मान निकालेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, ए बीपी का। तो एपी गुना बीपी, एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना डीपी। यहाँ मान किसका दिया है, एपी सीपी डीपी का, है ना। यह किसका है, एपी का, और यह सीपी का, और यह आपका डीपी का मान हो गया। हम इसको सोल्व करते हैं। 6 से अगर हम इसको काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। बीपी का वैल्यू क्या आ गया, बीपी का वैल्यू आपका 4 आ गया। ठीक है, तो बी से पी तक अगर 4 आ गया, एक बात बताइए आप, ए से लेकर के पी तक कितना था, ए से पी तक का मान 12 था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 था, तो यह व्यास कितना आ गया, व्यास आपका आ गया 8। तो अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, यह तो व्यास था ना, यह 8 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी। जब व्यास 8 है तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है ना, तो त्रिज्या कितना मिल जाएगा आपका 4। आगे देखिए, दी गई आकृति में पीबी बराबर 20 सेंटीमीटर, ओए बराबर 15, तो वृत्त और पी के बीच की न्यूनतम दूरी, वृत्त और पी के बीच की न्यूनतम दूरी यानी हमें बताना है। देखिए यह तो पी हो गया, और यहाँ पे आपका बिंदु सी है, यही आपका वृत्त और पी के बीच का न्यूनतम दूरी है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जो कि मिला हुआ है ऑलरेडी, तो गौर से देखिएगा, केंद्र बिंदु से परिधि यह क्या होता है, त्रिज्या। तो अगर यहाँ 15 है तो यह भी त्रिज्या क्या होगा, यह भी 15 होगा। और इसको देख लीजिए, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इस तरीके से जब भी लिखा जाए समझ जाइएगा 90 डिग्री का कोण। दूसरी चीज, अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने वाला जो रेखा होता है, केंद्र बिंदु से स्पर्श को जो हम लोग मिलाते हैं, वो 90 डिग्री पे ही मिलता है। जैसे किसी भी बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिएगा और केंद्र बिंदु से उसको मिलाइएगा, तो यहाँ कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यह तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल भी किस तरीके का, समकोण त्रिभुज। यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब अगर यह समकोण त्रिभुज है तो देखिए, इसका एक भुजा 15, दूसरा भुजा 20, इस भुजा का लंबाई आप हमें बता दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 90 डिग्री के सामने यानी कर्ण, तो कर्ण निकालना है यानी ओपी का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या मानेंगे हम, 15 को तो 15 का स्क्वायर, और जोड़ आधार 20 को तो 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 625, 625 का वर्गमूल कितना 25। तो ओ से पी तक 25 आया। हमें क्या बताना है, सी से पी तक का दूरी। सी से पी तक का दूरी क्यों, सी से पी तक का दूरी इसलिए क्योंकि बोला है बिंदु पी से वृत्त की न्यूनतम दूरी, तो यही तो होगा। तो सी से पी तक की दूरी, तो सी से पी का मान कैसे निकालेंगे, तो ओपी का वैल्यू कितना आया है 25। तो ओपी के मान में से अगर हम ओसी का मान घटा ले, ओसी का मान पहले से पता है केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या सब कितना है 15। तो 25 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा 10। हमें यही बताना था कि न्यूनतम दूरी जो है वह क्या होगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी स्पर्श रेखा है। देखिए चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से, चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से चलिए बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ए बी बराबर 12, ए बी का मान देख लीजिए, ए से बी तक का मान कितना है 12। अच्छा इसको देखिए, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है तो आप याद करिए, अभी जस्ट बताए थे बड़का गुने छटका। तो बड़का का मतलब होगा ए से कहाँ तक, डी तक, और छोटका कहने का मतलब बी से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, डी तक। तो बड़का गुने छोटका बराबर, आप बोलोगे इसमें तो एक ही है, तो भाई यही बड़का गुने छोटका दोनों हो जाएगा, यानी डी गुने डी, डी गुने डी कहने का मतलब डी का स्क्वायर। अब मान देखिए किसका दिया है, ए बी का मान 12, ए से बी तक कितना है 12, और डी ई 8 है, डी कितना है 8 है, ए से लेकर के बी तक 12, इधर वैल्यू नहीं दे रखा है, इसको x मान लिए। तो ए डी का मतलब 12 से लेकर के डी तक, तो 12 प्लस x हो जाएगा, इंटू बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू x है, बराबर डी ई स्क्वायर, डी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आप सोचिए कि x का हम क्या वैल्यू ले कि LHS बराबर RHS, क्योंकि इसको सोल्व करिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ऑप्शन से रख के देख लीजिए ना, 6 रखिएगा 12 6 18, 18 गुने 6 नहीं होगा, 4 रखिएगा 12 4 16, 16 चौके 64, तो x का मान कितना हो गया 4। देख के समझ में आ जाएगा कि x का मान हमें क्या लेना है जिससे LHS बराबर क्या हो जाए
RHS। कॉन्सेप्ट फिर से वही, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। आगे देखिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 डिग्री के केंद्रीय कोण 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप को काटता है। मतलब क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि यह हमारा अगर कोई वृत्त है और इसमें जो है एक चाप है, चाप ए भी मान लिए, ए से बी तक का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, चाप। चाप क्या होता है, परिधि का हिस्सा होता है। पूरा का पूरा अगर यह हमारा सर्किल है तो सर्किल का अगर कोई भी खंड लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, तो वह चाप कहलाता है। इस वाले ए से बी तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग चाप बोलते हैं, यानी आर्क बोलेंगे। आगे देखिए, अच्छा इसका लंबाई कितना दे रखा है, इसका लंबाई भी आपका दे रखा है 35 सेंटीमीटर, चाप का लंबाई। आगे कोण दे रखा है इसमें 60 डिग्री। यहाँ जो कोण आप देख पा रहे हैं वह कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। एक चीज समझिएगा, जब भी चाप की लंबाई निकालना होगा तो यह परिधि का हिस्सा है ना, तो परिधि क्या होता है, 2πr इंटू थीटा बट्टा 360, यही तो होता है वृत्त का परिधि। आप बोलोगे सर वृत्त का परिधि तो 2πr होता है। देखिए बात हम लोग जब पूरे वृत्त की करते हैं ना, जब पूरे वृत्त की बात करते हैं तो थीटा का मान 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, इससे यह कट गया, आप सीधे 2πr ले लेते हैं। लेकिन परिधि का दरअसल जब भी परिधि के किसी दो बिंदु की लंबाई निकालना होगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, या आप कह सकते हैं कि यह होता है आपका चाप की लंबाई। क्या होता है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, πr 2πr थीटा बट्टा 360। क्या होता है आपका चाप की लंबाई, यहां लिख लेते हैं चाप की लंबाई। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो चाप की लंबाई तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 35, तो यहाँ रखिए 35 बराबर 2πr इंटू थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, और बट्टा में कितना, बट्टा में 360 होगा। देखिए यहाँ पे 2 गुना 60 120, 120 तिया 360 हो जाएगा, 35 तिरिक 105, इधर 105 हो गया। हमें त्रिज्या चाहिए पाई, इधर गुना में, इसको इस तरफ ले आइए भाग में, इधर क्या बचा आपके पास आर, आर का वैल्यू 105 बट्टा पाई, 105 बट्टा पाई, यानी कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि त्रिज्या क्या होगा। तो चाहे त्रिज्या पूछे, चाप की लंबाई पूछे, थीटा का मान पूछे, हर चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr थीटा बट्टा 360। भाई परिधि क्या होता है 2πr, बस उसी में थीटा इंटू 360 कर लेना है। आगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, हम लोग चक्रीय चतुर्भुज उसको बोलेंगे वृत्त के भीतर अगर कोई चतुर्भुज है और ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है तो वह कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। जैसे इसको देख लीजिए, यह जो चतुर्भुज है कहाँ है, वृत्त के अंदर है, और ऐसे है कि चारों कोना कहाँ पे है, वृत्त के परिधि पर, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि क्या यह वाला हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा, चारों कोना देख लीजिए वृत्त के परिधि पर है। अगर हम आपसे पूछे कि क्या यह वाला आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, आप बोलोगे कि नहीं होगा, क्योंकि 3 कोना इसका वृत्त के परिधि पर है, एक तो केंद्र पे है, चारों कोना वृत्त के परिधि पर होगा तो चक्रीय चतुर्भुज। और अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोनों का योग 180, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 और उसी प्रकार से इन दोनों का जोड़ 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है, पहली चीज। दूसरा देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि केंद्र बिंदु पर यहाँ पे देखिए कोई यह जीवा है AB या चाप AB है, यह यहाँ पे बनाया आपका 120 डिग्री का कोण, तो इसी चाप से अगर कहीं ऊपर में इसी तरफ कहीं भी परिधि पे कोण बनवाइएगा तो वह इसका आधा हो जाएगा, यह 120 है तो यह कितना होगा, यह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। दो बात समझे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB ABCD से होकर जाने वाली वृत्त का व्यास है, यानी ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो ठीक है, लेकिन इसमें जो AB है वह आपका व्यास है, ठीक है। AB क्या है, AB आपका व्यास है, और बीच में ले लेते हैं व्यास है, इसका मतलब केंद्र बिंदु से होकर गुजरा होगा, तो AB को हम यहाँ पे व्यास बना दिए, और यह केंद्र बिंदु है तो इसको O से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब आगे, अब चक्रीय चतुर्भुज तो आपको बनाना पड़ेगा ना, तो बनाइए। ABC और D आपका क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, तो AB यहाँ C ले लेते हैं, यहाँ पे D लेते हैं, एक क्रम से लिखिएगा ABCD। आगे इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, बोला है यदि एंगल ADC बराबर 129, एंगल ADC, यहाँ से देखिए एंगल AD और C, यही तो है, ADC बराबर इसका मान कितना है, इसका मान आपका 129 है,
तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताइए, यह अगर 129 है तो इसके सामने का कोण तो यही होगा, तो सामने के कोण का योग 180, तो यह अगर 129 है तो यह 51 डिग्री हो जाएगा ना। इससे पता लग गया यह 129 तो यह 51 डिग्री। हमें बताना है एंगल बी ए सी का मान। किसका? बी ए सी। बी ए सी मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बी ए सी मिलाना पड़ेगा ना। बी ए सी का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है, मतलब इस वाले एंगल का बी ए सी। हमेशा बीच वाले जब भी ऐसा रहता है बी ए सी तो हम लोग बीच वाले एंगल का मान निकालते हैं, लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना होता है। तो देखिए बी ए और सी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एंगल बनाना पड़ेगा। अब गौर से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे कैसे हम लोग बी ए सी का मान निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहे, क्या कहे कि क्या इस पे इससे अगर हम इसको मिला देते हैं तो यहाँ बनने वाला कोण अगर आप बता दीजिएगा ना तो यह कोण आराम से निकल जाएगा। क्योंकि देख लीजिए BC के द्वारा यह केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण है, और BC के द्वारा ही इसी चाप के द्वारा यह आपका परिधि पर बनने वाला कोण है। तो यह वाला जो कोण होगा ना, इस कोण का आधा हो जाएगा। तो इस कोण का माप कैसे निकालेंगे? एक चीज समझिएगा, इस यहाँ से 20 O से लेकर के C की दूरी और O से लेकर के B की दूरी OB बराबर OC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या। और किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण 51 है, तो इस भुजा के सामने का कोण यह भी क्या होगा? यह भी आपका 51 ही होगा। तो 51 और 51 कितना? 102। तो यह वाला कितना हो जाएगा? अब 78 डिग्री हो जाएगा। तभी तो 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और यह 78 है तो इसका आधा यह हो जाएगा, यानी कि 39 डिग्री। थ्योरम है, सिर्फ थ्योरम समझना है अच्छे से और आंसर करना है। थ्योरम समझ में नहीं आएगा फिर कितना भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया जाए वह समझ में नहीं आएगा। थ्योरम क्या था? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना, या परिधि पर बनने वाला कोण उसी तरफ केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा। अगला देखिए, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त के अंदर जो है वह क्या है? समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है? इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज के भुजा को ऐसे नोट किए, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अच्छा, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, यह क्या हो जाएगा? यह आपका त्रिज्या हो जाएगा। किसका? वृत्त का। और वृत्त जो है वह कहाँ पे है? त्रिभुज के बाहर। तो त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। यह फॉर्मूला है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाहर में बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो a/√3 करिएगा। तो a का मान क्वेश्चन में क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर में √3 से भाग कर लीजिए, 12/√3 होगा। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या छोड़ दीजिए। अब आगे हमें क्या बताना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई इंटू r²। तो r का मान 12/√3 है, तो 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 है ना, r का मान यही है। इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर 144, √3 का मान 3, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 अठे 24, 48 गुना पाई, यानी 48 पाई इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के बाहर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या जो है हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर?